हेलो एवरीवन। आई थिंक कि हमने नाइट्रिक एसिड में ऑलमोस्ट सब कुछ कर रखा है, बस लास्ट की चीजें बची हैं। एक बार हम लोग जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या करा है। हमने पढ़ा कि अकर कैसे होता है, एक फ्री फॉर्म में होता है, एक कंबाइंड स्टेट में होता है। फ्री में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बना देती है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना देती है, फिर यही NO2 वाटर और ऑक्सीजन से मिलके फाइनली नाइट्रिक एसिड बना देती है। कंपाउंड मतलब कंबाइंड स्टेट में होता है ये, जैसे NaNO3, KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसी कंबाइंड स्टेट से लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड करते हैं। हम बेसिकली इन्हीं कंबाइंड स्टेट को के में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में। इससे हमें फिर मिल जाता है एक सल्फेट मिल जाता है हमें, कि अगर हमने पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया है तो हमें पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, बाई सल्फेट मिल जाएगा और नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना पोटेशियम सल्फेट नहीं, पोटेशियम बाई सल्फेट अगर टेम्परेचर 200 से कम है। टेम्परेचर 200 या उससे ज्यादा हुआ तो पोटेशियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट, ये KHSO4 या NaHSO4 नहीं बल्कि उसका सल्फेट बनता है, और ये हम नहीं चाहते हैं। इस वजह से हम टेम्परेचर को 200 से कम ही रखते हैं। क्यों नहीं चाहते मैंने बता रखा था। अभी इसका कलर भी हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो एक इस पर बनाई है, तो एक बार उसे भी देख लेना। थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस होता है इसमें, जिसमें मतलब यू विल बी नोटिसिंग इट। और हमने फिर ये सब करने के बाद अब विल बी डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आई नो अभी भी काफी कुछ बचा, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट। बट इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, और एक एक्वा रिजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मिस मत करना, तो पूरी वीडियो देखो तुम। ठीक है, सो when we are talking about properties of HNO3, तो देखो दो प्रॉपर्टीज मेनली होती हैं, एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल। हाँ, कुछ ज्यादा अजीब सा डंडा बन गया, नो प्रॉब्लम। हम लोग थोड़ा अब ऊपर बन गया ज्यादा, रुको। चलो जैसा भी है, एक फिजिकल भी होती है। ठीक है, तो फिजिकल में ये कलर आ गया। व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमने बहुत चीजें डिस्कस कर रखा है। प्योर नाइट्रिक एसिड दैट इज 98% नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, जो कि मतलब कलरलेस होता है, पर लैब्स में 68% कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि येलोइश कलर का होता है। इसकी ओडर होती है सफिकेटिंग, घुटने वाली ओडर होती है, मतलब घुटन टाइप्स देने वाली। इसका टेस्ट होता है, क्योंकि ये एसिड है, इसका टेस्ट भी सार है। इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक, यानी पानी खींच लेता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉयल होता है ये 86 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्ट होता है ये 42 डिग्री सेल्सियस पे। और एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है। सपोज तुमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसमें कोई भी चीज तुमने रखी, ठीक है, अभी तुमने उसे क्या करा कि तुम कर क्या रहे हो कि तुम इसे बहुत हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तुमने हीट प्रोवाइड करी, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, पर एक पॉइंट आएगा कि उससे ज्यादा राइज होएगा ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम प्रेशर में डिफरेंस ले आओ, इससे ज्यादा राइज नहीं होगा। वो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर में भी इंक्रीज आने के बाद इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तुम प्रेशर में अब कुछ भी गड़बड़ करोगे, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच इज 121 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी बहुत सॉल्युबल है, मतलब बहुत तो नहीं, पर हाँ सॉल्युबल है। ठीक है, और स्किन पे पड़ जाए तो ये कोरोसिव है नेचर में। क्या है ये? कोरोसिव है नेचर में। पीले कलर का स्टेन छोड़ देता है, कलर स्किन कलर येलो हो जाता है, थोड़े पेनफुल ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, और स्किन पर ये एक प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके बना देता है
xanthoprotic एसिड। तो इसने एक प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके, ये एक्स है, ठीक है, xanthoprotic एसिड फॉर्म कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो जल्दी से फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसमें याद रखना कि इट्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सॉल्युबल होता है। इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का टेम्परेचर याद रख सकते हो तुम, और ये कोरोसिव है नेचर में। मेनली ये चीज याद रख लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड में xanthoprotic एसिड, इसका xanthoprotic एसिड जो ये स्किन पे बनाता है उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया नहीं, पूछा गया है तो यू कैन टेक इट लाइटली। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। अभी बात कर रहे हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टेबिलिटी। शैल वी टॉक अबाउट इट्स स्टेबिलिटी। क्या ये स्टेबल है? मतलब अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बोलो कि लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर लो, तो क्या ये स्टेबल रहेगा? जैसा है वैसा रहेगा? जी नहीं। इसीलिए हम डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर ही नाइट्रिक एसिड को रखते हैं। क्यों रखते हैं? यू गॉट द रीजन। वो इसलिए क्योंकि ये डिकम्पोज कर जाएगा, ये टूट जाएगा हीट की वजह से। हीट, लाइट, इन सब से ये फिर टूट जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, एक बार इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे टूटेगा अगर इसे हीट लाइट मिली तो। हीट लाइट मिली तो HNO3 जो है वो सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में NO2 बनाएगा, वाटर भी बना देगा और ऑक्सीजन भी बनाएगा। तो ये तीनों कंपाउंड से बना देगा, मतलब टूट जाएगा। बेसिकली टूट के क्या क्या बनाएगा? ये एक NO बना देगा, NO2 बना देगा, H2O बना देगा और O2 बना देगा। सिंपल। ठीक है, तुमने ये इसके बारे में नहीं भी सोचा हो तो भी तुम्हें बेसिकली एक इक्वेशन लिख सकते हो, इसे बैलेंस कर देना। बैलेंस करना वोंट बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, क्योंकि दिस इज एन एसिड सो इट इज एक्चुअली अ प्रिटी काइंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अभी इसकी बात करते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज में। तो HNO3 इज मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एसिड बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि HNO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, अभी क्या होता है, ये कंपाउंड HNO3 जो है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीटली ही आयोनाइज हो जाता है जब, मतलब एक्वस स्टेट में, जब पानी में डाला गया उसे, तो इट इन एक्वस स्टेट आयंस फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो कि एक एक्चुअली में रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मतलब वापस से भी उल्टा भी हो सकता है। ये 2 नहीं, मैंने प्लस लिखना था, 2 लिख दिया। हाँ, तो इसने ये H प्लस आयन बना दिया और ये NO3 माइनस आयन बना दी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स बना दी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वही एसिड वाली कि मतलब ये क्या करेगा, ये एक जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देगा। लिटमस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी मिथाइल ऑरेंज की बात हुई, तो ये मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा। हाँ, ये मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा। और रही बात फिनोप्थिलीन की, सो फिनोप्थिलीन मान लो, फिनोप्थिलीन बेचारा कलरलेस ही रहेगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अभी इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम अभी केमिकल की ही बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आई कैन इरेज द फिजिकल पार्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिसमें मैंने डिस्कस किया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
अभी रिएक्शन विद एल्कली, क्या लगता है एल्कली वैसे होता क्या तुम लोगों को पता है ना, एल्कली बेसिस होते हैं। तो हम लोग सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर इन सब के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की बात करें। अब सोचो बेस और एसिड मिला के क्या बनाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग एसिड ले रहे हैं, याद रखना वी आर एडिंग डाइल्यूट एसिड। क्यों ऐड कर रहे हैं वैसे, डाइल्यूट क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। इट्स जस्ट कि अब मैं तुम लोग को आगे चल के भी बताऊंगी कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्यों इतना जरूरी वर्ड है, डाइल्यूट में क्या गड़बड़ हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या गड़बड़ हो जाएगी। और ये जो मैंने इधर कर रखा है ना इधर, कि ये टूट के जो बना रहा है, ये तुम लोग मतलब समझ लो कि ये जो एसिड ये टूट के ये चीज बना रहा है ना, this is actually, what is it, a concentrated or a dilute acid? It is concentrated. Dilute ये नहीं बनाएगा, फिर क्या बनाएगा ये, अभी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एल्कली यानी कि सपोज K2O मान लो और HNO3 मान लो, क्या बनाएगा, एसिड और बेस मिलाकर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, KNO3 प्लस वाटर, सिंपल। अभी ये बाकी सबके साथ ऐसे ही रिएक्ट करेगा, जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम लोगों ने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में कर रखा है। उसके बाद सल्फाइट या बायसल्फाइट के साथ बनाएगा ये ऑफ कोर्स सॉल्ट, वाटर और SO2, है ना। अभी लेकिन इसकी ना एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ना नॉन मेटल्स को मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेता है, ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कर सकता है, ऑर्गेनिक को भी कर सकता है। तो इसकी इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वी हैव heard this statement that nitric acid is a very good oxidizing agent। अभी हम लोग इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के साथ बात कर रहे हैं। तो जब ये ना अपना मतलब ऑक्सीडाइज करता है इन एलिमेंट्स को, यानी कि तुम कोई मेटल, अब हम लोग कोई भी एल्कली वगैरह, कार्बोनेट, बायसल्फेट वगैरह कुछ नहीं ले रहे। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड लाइक दीज काइंड ऑफ स्टफ्स। तो अगर तुम किसी मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, और किसी नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओ तो क्या बनेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, कि अल्कली के साथ सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये बनाता है, कार्बोनेट बायकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्ट बनाता है, वो सब तो तुम लोग जनरली जानते हो, है ना, पिछले चैप्टर्स में तुमने बेसिक पढ़ रखा है। पर मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा और नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वील बी डिस्कसिंग इट इन वेरी डिटेल, क्योंकि सिमिलर रिएक्शन नहीं होते। तुम लोग को लग रहा होगा क्या बनाएगा ये, मेटल के साथ रिएक्ट करके इसका कोई नाइट्रेट बना देगा और NO2 बना देगा, कुछ ऐसा ही सोच रहे होगे तुम लोग। पर एक्चुअली में देयर इज अ डिफरेंट रिएक्शन, ये सिर्फ NO2 ही नहीं, NO बनाने के भी केपेबल है, और N2O जिसका तुमने नाम ही बहुत रेयरली सुना हो, जो कि एक लाफिंग गैस है, ये भी बनाता है, ठीक है। तो काफी चीजें बनाता है ये, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में बस तुम एक चीज समझो कि जो हम लोग इसे जिसको भी मेटल या नॉन मेटल जिसके साथ भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिसको भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, सपोज इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो क्या बनेगा, NO2, लाइक सारे जो और भी बनेंगे कंपोनेंट्स, बट NO2 विल बी द गैस। लेकिन अगर डाइल्यूट हुआ तो NO बनेगा, ना कि NO2। हो, ये सब तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कोई नहीं, अब पढ़ लो, हमने बताया है ना कि ऐसा होता है, अब ऐसा ही होता है, ठीक है।
वी नो कि हम लोग अभी तक सिर्फ NO2 ही समझ रहे थे कि ये बना सकता है, ये NO भी बना सकता है। डाइल्यूट होगा तो NO बना देगा, और कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो ये NO2 बनाएगा। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग रिएक्शन विद, सबसे पहले नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ओके, लेट्स टेक अ नॉन मेटल। वैसे हमारे में दो नॉन मेटल्स हैं, एक सल्फर और एक कार्बन। कोई भी नॉन मेटल के साथ, ये चीज याद, कोई भी नॉन मेटल के साथ अगर HNO3 रिएक्ट कर रहा है तो बेटे ये एक और एसिड बना देगा, एक नया एसिड बनाएगा दिस टाइम। ठीक है, दिस विल फॉर्म अ न्यू एसिड। और अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, क्योंकि वी नीड क्योंकि हम लोग NO2 बनाएंगे। ठीक है, और बुक में कॉन्सेंट्रेटेड ही लिखा हुआ है, तो डाइल्यूट के बारे में हमें कुछ खास अभी इतना पता नहीं है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द मेटल्स पोर्शन। मेटल्स में हम लोग डाइल्यूट के साथ भी करेंगे, हम लोग नॉन मेटल्स में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये एक नया एसिड बना। अब सोचो तुम, सल्फर और HNO3 के साथ कौन सा नया एसिड बन सकता है? अरे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स सच अ कॉमन एसिड। और क्या बचा? NO2। अब सोचो इसके साथ कौन सा एसिड बनाएगा? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। यस, H2CO3। इसने एक नया एसिड बना दिया। डिड यू एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दिस फ्रॉम इट? लाइक करा होगा, आई डोंट नो, तुम लोगों ने करा होगा, एक्सपेक्ट करा भी हो सकता है, पर मैं मतलब थोड़ा मुझे टाइम लगा था समझने में। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी ना कभी मैं NO2 कर देती हूँ, कभी मैं NO कर देती हूँ। अभी अगर मैं होती, अगर मुझे ये चीज पता नहीं होती, मैं SO2 तक फॉर्म कर सकती थी इसके साथ। ठीक है ना, मतलब मैं तो कुछ भी कर सकती। तो ये एक नया एसिड बनाएगा, और सोचो तुम इसके साथ और क्या बनाएगा, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है। इसके साथ ये और बना देगा NO2। ठीक है, लाइक इतना सा क्लियर हुआ। पर तुम्हें क्या लगता है कि इसने इधर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, तो चलो सल्फ्यूरिक एसिड तो स्टेबल, ये अपने आप को मतलब इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इट्स अ मिनरल एसिड। पर ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि ये कार्बोनिक एसिड ही रहे? नहीं, बेचारा ऑर्गेनिक एसिड है, ये बेचारा टूट जाता है और बना देगा, क्या बनाएगा ये? CO2 प्लस H2O। एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तो आप बोल रहे थे कि एसिड बनाता है, पर बेटा ये एसिड ना स्टेबल नहीं होता, तो ये टूट जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि ऐसी दोनों ही याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि तुम लोग हो सकता है सल्फर के साथ SO2 बना दो, या फिर कार्बन के साथ ये लिख दो, जो कि अगर तुम ये लिखोगे, सिर्फ इतनी ही इक्वेशन लिखोगे, तो वो गलत हो जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट दिस अपर वन, यू हैव टू राइट कि कार्बन प्लस HNO3 फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस NO2। ओहो, बहुत लंबी वीडियो बन रही है हमारी। नो प्रॉब्लम, इसे बैलेंस कर दिया जाएगा, ये यू कैन बैलेंस इट, राइट? कोई नहीं, मैं भी ट्राई करती हूँ। कार्बन के साथ एक्चुअली इधर 4 आता है, और इधर 4NO2 बनता है, इधर 2H2SO4 बनता है, और इसमें 6 यूज होता है, 6HNO3, 6NO2, और इसके साथ नहीं, या फिर कार्बन के साथ 6 होता है, या सल्फर के साथ, आई थिंक आई एम रॉन्ग। कार्बन के साथ ना 4 होता है, सल्फर के साथ 6 होता है। इधर उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, इसी वजह से तुम ठीक से मतलब याद करके जाना, बट एक बार ना उधर रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि तुम लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो चीजों में। तो 6HNO3 होगा इन केस ऑफ
सल्फर और 4HNO3 यूज करना कार्बन। शुरुआती ऐसे करना तो तुम्हें परेशानी कम होगी पेपर में। और याद करके जाना कि कार्बन की इक्वेशन में बस 4HNO3 आएंगे, उसके बाद फिर बैलेंस करते रहना। और सल्फर में 6HNO3 आएंगे, तो फिर बैलेंस करते रहना। इससे तुम्हारा पेपर में मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा। ओके, अभी हमने नॉन मेटल के साथ पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया। अभी क्या हमें मेटल्स के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं नॉन मेटल वाला रीजन रब कर देती हूँ। आई होप कि इट्स वेरी वेरी क्लियर। आई थिंक कि ये वीडियो शायद आधे घंटे की हो जाएगी, क्योंकि मैं काफी देर से समझा रही हूँ और अभी एक्वा रीजिया के करीब भी नहीं पहुंचे हैं हम। मतलब वी आर क्लोज टू इट बट नॉट वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। अभी टाइम लगेगा एक्वा रीजिया में पहुंचने में, एटलीस्ट 5 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। तो अगर मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो अगर हम लोग कोल्ड डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, मेटल में कौन सा मेटल, कॉपर, जिंक, आयरन, कुछ भी ले सकते हैं। मेनली कॉपर का आता है, कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर और HNO3 मिला के बनाते हैं एक कॉपर का नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। तो इधर डाइल्यूट सल्फ मतलब तो इधर डाइल्यूट HNO3 यूज किया गया है, तो क्या बना, NO। कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते तो बनता NO2। ये चीज याद हो जाएगी। बैलेंसिंग में याद रखना कि जब डाइल्यूट है तो 8HNO3 करके बैलेंस करना है, क्योंकि तुम्हें याद रखनी है ये चीजें। याद रखोगे तो टाइम वेस्ट कम होगा पेपर में, क्योंकि पेपर में बैलेंस करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम लोगों का। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्सेंट्रेटेड में याद रखना कि कॉन्सेंट्रेटेड में 4HNO3 लेके चलना, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी चलती हूँ कि जो मेटल्स हैं इन्हें आयरन वगैरह वगैरह, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सबको प्योर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मतलब छोड़ रहे हैं तो कोई, तो इट इज जनरली जो नाइट्रिक एसिड होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक टिपिकल एसिड होता है, ठीक है। एक टिपिकल एसिड मतलब कि सारी मतलब इट इज एन एसिड जो कि एक टिपिकल एसिड है, मतलब कि ये एक नॉर्मल एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अल्कली प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो HNO3 ने भी बनाया सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर CO2, इसने भी बनाया यही। बट जो दूसरे एलिमेंट्स, जो दूसरे एसिड्स होते हैं ना, when they react with a metal, they do not form H2O and NO2 या फिर NO, they form हाइड्रोजन। ये इसने गलत प्रॉपर्टी शो कर ली, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर दिस इट इज अ स्ट्रॉन्ग, इट इज एक्चुअली अ टिपिकल एसिड। तो क्या मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं कि क्या ये मतलब कभी भी हाइड्रोजन नहीं रिलीज कर पाएगा, कभी भी नहीं। वैसे दो ऐसे मेटल्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं जो इससे हाइड्रोजन निकलवा सकते हैं। ओहो, क्या 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 कमाल की बात हो गई नहीं। वो कौन से मेटल्स हैं, एक है मैग्नीशियम, एक है मैंगनीज, ठीक है। इन दोनों को HNO3 से रिएक्ट कराओ, इनका फिर नाइट्रेट बना दो और H2, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बेचारे नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन बनवा सकते हैं, पर बहुत 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 डाइल्यूट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड, 1% ही होना चाहिए, वो भी रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इन रिएक्शन से ये पता चलता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं हम। आई थिंक कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। हाँ, चलो एक बार शुरू से ना एक चीज, छोटी सी चीज रिवाइज कर लेते हैं कि जब हमने इसका नॉन मेटल से रिएक्ट करवाया था,
कार्बन और सल्फर में लिया सॉरी एक्सक्यूज मी, तो जो कार्बन और सल्फर में लिया था, बैलेंसिंग में कार्बन में हमने 4NO3 डाल दिया था, सल्फर में हमने 6HNO3 डाल दिया था, और मेटल की बात हुई कोई भी Cu वगैरह वगैरह, उसमें हमने जब डाइल्यूट था तब हमने 8 ऐड कर दिया था, 8 HNO3। ये सब HNO3 की बात हो रही शुरुआत करने के लिए, HNO3। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड था तो हमने डाला था 4 HNO3। ठीक है, तो मेटल कॉन्सेंट्रेटेड और कार्बन जो है वो 4 HNO3 लेके करना है, सल्फर के लिए 6 करना है, कॉपर अगर डाइल्यूट है तो 8 HNO3। तुम्हें याद नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस कर सकते हो, बट याद करके जाओगे तो बेटर रहेगा। चलो अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक्वा रीजिया। हम यूज